अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बुनियादी तौर पर डाटा स्ट्रक्चर्स जो हमने पढ़े थे डाटा स्ट्रक्चर कोर्स में, उसमें कुछ बेसिक डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, रिंग, एरे डाटा स्ट्रक्चर वगैरह, इसका एनालिसिस किया था। फिर उसमें मैंने एक टेक्निक जो हमने पढ़ी थी डाटा स्ट्रक्चर्स में, बाइनरी सर्च, उसका जो है एनालिसिस भी किया था। एंड वी रिमेंबर दैट बाइनरी सर्च का जो है ना, उसका आपके पास रिकर्सिव सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है और अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने उसको जानबूझ के रिकर्सिव सोल्यूशन से किया था ताकि हम किसी तरह से उसका रिकरेंस रिलेशन निकाल सकें, क्योंकि अल्टरनेटिव सोल्यूशन का एनालिसिस निस्बतन आसान होता है। लेकिन जब हम रिकर्सिव सोल्यूशन किसी एल्गोरिथम का लिखते हैं तो हमें पता है कि उससे पहले हमें जो है उसका रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, और रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें उसकी जो 3 टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, मास्टर थ्योरम और रिकरेंस ट्री मेथड, जो है उससे उसका एनालिसिस करना होता है। तो बाद वो चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी, और आखिर में उस लेक्चर के मैंने हैशिंग की जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी डाटा स्ट्रक्चर में, उसका भी एनालिसिस करना हमने सीखा था। अब आज जो है ज़रा मौजू बदलता है, और मौजू जो आज हमारा है दैट इज़ वन ऑफ द क्लासिकल कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम दैट इज़ नोन एज टावर्स ऑफ हनोई। तो टावर्स ऑफ हनोई एक छोटा सा उसका हम सूडो कोड भी देखेंगे कि वो होता क्या है। एक टावर है, बिल्ड किया जाता है, और उसमें जनाब मुख्तलिफ जो हैं रिंग्स होते हैं। उन रिंग्स को एक टावर से दूसरे टावर में ले जाना होता है यूजिंग ट्रांजिटिव टावर इनसाइड दीज 2 टावर्स। और टोटल 3 टावर्स हमारे पास होते हैं, और उसको हमने यूज करके जो है उसकी पहले टावर की शेप को तीसरे टावर में जनरेट करना होता है। बाद उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो मैं आपको दूंगा जब लेक्चर में हम अभी थोड़ा आगे जाएंगे। उसके बाद इस प्रॉब्लम के बाद कुछ 2-3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हमने पढ़े थे डाटा स्ट्रक्चर्स में, उनको दोबारा से क्विकली देख के उसका एनालिसिस करेंगे और उसका रनिंग टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि वो उनमें से कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है, या आया ये दोनों एक जैसे हैं, या व्हाटएवर जो बाकिया हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उसके मुकाबले में ये एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं और इनकी जो रनिंग टाइम है वो क्या है। So before going to the sorting algorithm, let's start with the problem that is towers of Hanoi. So towers of Hanoi, as the slide says, that it is basically provides you 3 rods, and you have 64 rings of different sizes placed in this rod, and all rings are arranged in decreasing size on rod 1, the largest at the bottom and the smallest at the top. And you need to transfer all the rings to 3rd rod. So move 1 ring in 1 move. So you need to move 1 ring from one, you can say, tower to the 3rd tower using 2nd tower. How we are going to use 2nd tower, that we are going to see now. And no ring is even placed on the top of another smaller one on any rod. So ये एक इसका रूल है कि आप जो है दरमियान में कोई भी एक ऐसा प्लेसमेंट नहीं कर सकते किसी रिंग का कि एक बड़ा जो है रिंग हो ऊपर हो और छोटा रिंग जो है उससे नीचे हो। और दूसरा ये कि वो कहता ये है कि टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस वर्क फॉर 64 रिंग्स is 500,000 million years if one ring is moved in 1 second. अच्छा, ये बड़ी अजीब बात करता है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा फील अप हो जाएगा कि ये याद रखिए कि आपके जो दुनिया जहान के जितने एल्गोरिथम्स हैं वो सारे एफिशिएंट एल्गोरिथम इन द सेंस ऑफ टाइम नहीं है। कुछ एल्गोरिथम्स हमारे पास हैं सही, बट दे आर इम्प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसकी एक टिपिकल मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ रियल लाइफ में। आजकल चूंकि बैंकिंग सिस्टम में एटीएम मशीन्स का तस्वर का इस्तेमाल बहुत आम है, तो एटीएम पे आप जाते हैं, कार्ड देते हैं, पिन देते हैं अपना, और आपको पैसे मिल जाते हैं।
अब अगर ये एटीएम मशीन जो है उसके सिस्टम में कुछ ऐसा हो कि वो कहे कि जी कार्ड आपने दे दिया, पासवर्ड आपने पिन दिया, वो भी ठीक है, लेकिन पैसे हम आपको 2 घंटे बाद देंगे इस एटीएम मशीन पे, तो मुझे ये बताइए कि ये एल्गोरिथम इतना सुस्त है कि ये आपके सर्वर पे जाके आपका अकाउंट चेक करके देखे उसमें कितने पैसे हैं और वो आपको फिर पैसे एटीएम मशीन पे 2 घंटे बाद दे? तो ऐसा सिस्टम को यूज करेगा? आई थिंक वो एल्गोरिथम इम्प्रैक्टिकल है उसके बैक एंड पे जो यूज हुआ, यानी वो इतना ज्यादा टाइम ले रहा है कि उस इतना ज्यादा टाइम लेने के बुनियाद पर जो है वो हम उसको इम्प्रैक्टिकल बना देते हैं और वो उसको फिर कोई यूज नहीं करेगा। इससे तो बेहतर ये है कि मैं डायरेक्ट बैंक में घुस जाऊं और वहां पे स्ट्रेट अवे कैशियर के पास जाके चेक पे पैसे अपने निकाल लूं, बजाय कि मैं एटीएम पे खड़ा हूं। तो इसी तरह हमारे पास रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जिनका जो रनिंग टाइम है वो इतना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कि वो फिर यूजेबल नहीं रहते। तो टावर्स ऑफ हनोई भी बेसिकली जो प्रॉब्लम हम आपको इस कोर्स में करवाते हैं या कराया जाता है वो उसकी जो बुनियादी रीजन है वो यही है कि आपको ये फील हो जाए कि कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स हमारे रियल लाइफ में होते हैं जिसका टाइम इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि वो फिर इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ऐसे एल्गोरिथम्स का कोई एफिशिएंट सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चीज हम अभी तो मैं आपको फील नहीं करवा सकता, थोड़ा सा इस कोर्स में एडवांस जाएंगे हम तो फिर हमें पता लगेगा कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजीज हैं लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एंड दिस डायनेमिक प्रोग्रामिंग हैज नथिंग टू डू विद प्रोग्रामिंग, ओके, ये एक स्ट्रेटजी का नाम है। एंड इसी तरह ग्रेडी एल्गोरिथम्स, प्रून एंड सर्च, इस तरह की कुछ टेक्निक्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जितना हमें वक्त ने साथ दिया हमारे। तो उसमें फिर आपको फील होगा कि इसके जरिए समटाइम्स हम अपने ऐसे एल्गोरिथम्स जिनका रनिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली, यानी अगर उसका ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम आप लिखेंगे तो वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम इट टेक्स टू मच टाइम। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम उसको कहा जाता है अनथिंकिंग एल्गोरिथम को, जो कि आओ ना था और बस आपके जेहन में जो चीज आई आपने फोन कोड कर दी और उसका एल्गोरिथम सूडो कोड जो इम्प्लीमेंट कर दिया। तो वो ऐसा जो सोल्यूशन होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कितना एफिशिएंट होगा। लेकिन अगर एक प्लानिंग के साथ एक सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का बना दिया जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि जनाब ये जो सोल्यूशन है ये इट्स रादर मोर एफिशिएंट देन द प्रीवियस वन। तो बहरहाल ये चीज हमारे जहन में होनी चाहिए। तो इसलिए ये कहता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस वर्क फॉर 64 रिंग इज 500,000 मिलियन ईयर्स इफ वन रिंग इज मूव्ड इन 1 सेकंड। अच्छा, इसमें अभी हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे ये प्रॉब्लम क्या है, ये तो थोड़ा सा पिक्टोरियली आप देख लें ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये जो आपके सामने टावर नजर आ रहा है इसमें जनाब ये आपके पास ये रिंग्स हैं, ये टावर ए है आपके पास। यू नीड टू एग्जैक्टली क्रिएट द सेम टावर एट दिस rod C. So you have 3 rods and you have different rings, and every ring you need to move these rings one by one using this B to C. लेकिन वो रूल आपके ज़हन में हो कि अगर एक रिंग आपने मूव किया है तो उसके नीचे बड़ा रिंग होगा खामखा। ये नहीं हो सकता कि आपने इस बड़े रिंग के नीचे एक छोटा जो है ना रिंग जो है इस रॉड में मूव कर दिया, तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। हाँ, छोटे के नीचे बड़ा हो सकता है। तो इस वजह से वो कहता है कि इट टेक्स टू मच टाइम अगर आप जो है इसको 1 सेकंड में एक रिंग को मूव करें। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर बाद जब इस एल्गोरिथम को देखेंगे तो इसके आपको 2 पावर 64 मूव्स मिलेंगी इसमें। अच्छा, 2 पावर 64 इज अ ह्यूज अमाउंट। इसको जरा आप कैलकुलेट करें, ये सामने आपके सामने मैंने लिखा है, इसको तो मैं गिन नहीं सकता इन डिजिट्स को कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिजिट का ये नंबर है। अब आप मुझे बताएं इतने सेकंड्स आपको चाहिए। सेकंड्स को आप मिनट्स में बदलें, डिवाइड बाय 60 करें, फिर उसको जनाब आप आवर में बदलें, डिवाइड बाय 60 मजीद करें, फिर आप उसको जो है ना दिनों में लेके आए, दिनों से महीनों में लेके आए, तो और महीनों से सालों में लेके आए, तो इट टेक्स टू मच टाइम। तो इस तरह के एल्गोरिथम जो है ना, याद रखिए, दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। इसलिए ये सिर्फ प्रॉब्लम आपको जरा फील करवाने के लिए, बावर करवाने के लिए पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाएगा कि आप ये इस मुगालते में इस कोर्स को पढ़ने के बाद ना रहें कि दुनिया जहान के हर रियल लाइफ प्रॉब्लम का एफिशिएंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ये इतना आसान नहीं है कि आप दुनिया जहान के हर प्रॉब्लम का एफिशिएंट सोल्यूशन या प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे सकें। जिस तरह मैंने एटीएम की मिसाल दी
कि एटीएम मशीन अगर आपको 1 घंटे बाद पैसे देगी तो फिर उस मशीन वाले सिस्टम को कोई भी यूज नहीं करेगा, वो एल्गोरिथम हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। बस तो अब आ जाए इस प्रॉब्लम पर। अच्छा जी अब ये आपके सामने टावर्स नजर आ रहे हैं और इन टावर्स को जनाब हमने यूजिंग टावर बी जो है हमने इसको सी में लेके जाना है। तो अब जो है वो कहता ये है कि ये सबसे पहले वो कहता ये है कि लेट्स से ये आपके पास 4 टावर्स हैं और सॉरी 3 टावर्स हैं और या 3 रॉड्स यू कैन से, और उसमें के अंदर जो हैं वो रिंग्स हैं और इसको आपने मूव करना है। अब यहाँ पे वो एक मिसाल दे रहा है 3 जो है ना डिस्क्स की। तो डिस्क 3 सबसे छोटी है जो सबसे टॉप पर है, 2 उससे बड़ी है और 1 सबसे बड़ी है। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि कैसे आप इस 1 2 3 इसको इसकी शक्ल को इधर जनरेट कर सकते हैं। तो वो कहता है कि इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इसे अगर आप गौर करें तो ये स्टैक ही है ना, इट्स काइंड ऑफ अ स्टैक कि आप इसमें सबसे पहले एक वक्त में एक जब रिंग निकालेंगे तो ये स्टैक में से टॉप से आप रिंग नंबर 3 निकालेंगे तो आइदर इट शुड गो इन बी और इट शुड गो इन सी, और फिर आपको 2 निकालनी पड़ेगी, वो कहीं डालेंगे, और फिर 1 निकाल के आपको इधर सी पे लाना पड़ेगा, सबसे पहले 1 और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा 2 और फिर उसके ऊपर जो है 3। ठीक है ना जी। तो अब ये जो है ना एक्सेप्टेबल सीक्वेंस वही बन जाएगा कि सबसे बड़ी जो आपका जो डिस्क है वो सबसे नीचे है और जो उससे बड़ी है थोड़ी सी छोटी है वो उससे ऊपर है और सबसे छोटी उससे ऊपर है। तो बहरहाल अब आप देखिए कि इसमें सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, वो हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया कि आपके जो रॉड नंबर जो ए में जो या जो यू कैन से टावर ए में जो टॉप ऑफ जो डिस्क है आपकी या रिंग है उसको उसने मूव किया है और उसने मूव करके देखें यहाँ पे सी पे ले आया उसको, यहाँ से एक पॉप हुआ है और यहाँ पुश हो गया है। फिर साथ में दूसरी डायग्राम में देखें कि उसने 2 को यहाँ से उठाया है और यहाँ से पॉप करके इस पे पुश किया है। ठीक है जी। फिर आप जरा अगली डायग्राम में देखें, अब 1 यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, 1 यहाँ ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है अगली मूव जो हम करेंगे अगली डायग्राम में। तो अब आपको इसका मतलब है कि अब आपको आपस में इन दोनों को भी शफल करवाना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 तो बड़ा है तो 3 को आप निस्बतन छोटा है तो उसको आप इस पे ला सकते हैं। तो लिहाजा अगली डायग्राम में उसने 3 को यहाँ से मूव करके जो आपका टावर नंबर बी है इस पे उसको ले आया और फाइनली उसने आखिरी मूव में क्या किया कि इस 1 को लेके यहाँ पे ले आया। ठीक है ना जी, जो सबसे बड़ा जो आपके पास जो सबसे बड़ी डिस्क है और उस डिस्क के ऊपर जो है फिर 3 को जो है आप पुश नहीं कर सकते, लिहाजा 3 को यहाँ लाना पड़ेगा, फिर 2 को यहाँ से निकाल के यहाँ एंड फाइनली 3 को यहाँ से यहाँ। तो अब आप उसको देखें, उसने 3 को यहाँ से मूव करके जो है वापस वहाँ ले गया। ठीक है, 2 बड़ा रह गया, अब 2 को उसने यहाँ से उठाया इस मूव में यहाँ ले आया और फाइनली फिर जो 3 है उसको वो इस डायग्राम में फाइनल पिक्चर में यहाँ ले आया। तो अब अगर आप गौर करें ये 3 डिस्क्स हैं, ये मुझे बताएं इस टावर में सिर्फ 3 डिस्क्स हैं या 3 रिंग्स हैं और इसके लिए कितनी मूव्स आपको चाहिए थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? यू नीडेड 7 मूव्स, यानी पावर जो आपकी जो 3 अगर आपके पास टावर में डिस्क्स हों या रिंग्स हों तो उसको यही शक्ल आपको फाइनली उसमें अगर बनानी है तो उस फाइनल शेप के लिए आपने बेसिकली ये सारी मूव्स करके 7 मूव्स के अंदर आपने ये शेप बिल्ड की। ठीक है ना जी। तो अब हम आस्ता सा इसका एक रब देखेंगे कि n का नंबर ऑफ मूव्स के साथ क्या रब्त है। ठीक है ना जी, यानी n जो है अगर कितना हो या कितना बढ़ जाए तो मूव्स कितनी होंगी। तो अभी तक तो हमें कोई रब्त नहीं मिला, वो अभी हम आगे एस्टेब्लिश करेंगे वो रब्त कोरिलेशन, लेकिन 3 के मुकाबले में आपकी 7 मूव्स आई हैं। यानी अगर 3 जो है ना आपके पास डिस्क्स हों या रिंग्स हों एक टावर में और उसको आपने 1 बाय 1 मूव करना हो, ठीक है ना जी, और आपने फाइनल जो है तीसरी रॉड जो है ना उसमें जनरेट करना हो या तीसरे जो है ना आपको टावर पे इसको जनरेट करना हो तो बेसिकली आपको 7 मूव्स दरकार हैं। अच्छा, अब जब 7 मूव्स आपको दरकार हैं तो ये काम तो आपने कर लिया। अब हम इसका थोड़ा सा सूडो कोड देखते हैं और सूडो कोड जो है वो इसका रिकर्सिव है और उसको देखने के बाद हम जनाब इसके ऊपर जो है इसका रिकरेंस रिलेशन एनालिसिस करेंगे।
बाहर, लेकिन उस पार्ट को आप फिलहाल अभी छोड़ दें। अभी हम सिर्फ इसका सूडो कोड आप जो है जो सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको देखें। देखिए आपके पास जो है ये टावर है, आपने इसके ऊपर जो है एन बिगिनिंग ऑक्सिलरी एंड, बिगिनिंग स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रॉड, ये आपकी जो है ना बिगिनिंग रॉड है। ऑक्सिलरी स्टैंड्स फॉर दिस मिडल रॉड जिसको आपने यूज करना है, और एंड जो है वो आपका वो थर्ड रॉड है जिसके ऊपर आपने फाइनली सारी रिंग्स को लेकर आना है। तो वो कहता ये है कि अगर तो n1 है, सूडो कोड को देखें, अगर n1 है का मतलब क्या है कि अगर n1 है का मतलब ये है कि अगर एक ही आपके पास जो है इस टावर में एक ही डिस्क है, ठीक है ना जी, तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप बिगिनिंग से एंड में डायरेक्ट इसको ले जाएं, नो नीड टू यूज दिस ऑक्सिलरी टावर। तो वो कहता है कि देन मूव बिगिनिंग एरो एंड, यानी इसको अगर आप C++ की जबान में गए तो आप लिख दें कि सी आउट, ठीक है ना जी, बिगिनिंग, ठीक है, एरो एंड ऐसे लिख लें जो वगैरह वगैरह बाहर। तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो गया। लेकिन वो कहता है ये कि अगर n ग्रेटर देन 1 है, यानी एक से ज्यादा जो है आपके पास जो है रिंग्स हैं, डिस्क्स हैं एक टावर में, तो फिर वो कहता है ये कि फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको एक इस रिकर्सिव कॉल इस फंक्शन को देनी पड़ेगी n-1 के साथ, और बिगिनिंग और एंड को आपस में स्वैप कर दें, ठीक है ना जी। बिगिनिंग और एंड को स्वैप बेसिकली नहीं करना, बल्कि आपस में एक्चुअली आपने एंड और ऑक्सिलरी को आपस में स्वैप करना है, ठीक है ना जी। मतलब बिगिनिंग अपनी जगह पर खड़ा है जो इस कॉल में जो इसको बिगिनिंग मिल रहा है, लेकिन ये जो दो वैल्यूज मिली हैं इनको आप आपस में स्वैप कर दें। और उसके बाद राइट की स्टेटमेंट ये वही सी आउट की स्टेटमेंट है जैसे ऊपर थी कि बिगिनिंग से एंड में जो भी मूव बनती है उसको मूव कर दें। और फिर फाइनली एक तीसरी जो है ना दूसरी रिकर्सिव कॉल है जिसमें फिर n-1 है। तो अब इसमें देखें एंड फिक्स है, एंड आपका फिक्स है, ठीक है ना जी, और ऑक्सिलरी और बिगिन जो है वो आपस में आपने स्वैप कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ना बिगिनिंग फिक्स है यानी, और यहाँ पे एंड फिक्स है, और इसको फिक्स करने के बाद आपने सिर्फ इन दोनों का स्वैप किया है आपस में। तो जनाब अब जब ये दोनों आपने स्वैप कर लिए और इसके बाद जब ये रिकर्सिव कॉल देंगे तो ये बेसिकली उस तरह से ही जो है ना आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। अच्छा अब इसको तो इसकी ये मुझे पता है कि ये रिकर्सिव एल्गोरिथम अभी आपको पूरी तरह ज़हन में परसीव नहीं हुआ होगा, क्योंकि रिकर्सिव एल्गोरिथम्स आर अ बिट हार्डर टू ग्रैस्प इन द माइंड्स। तो हम जो है ना उसको ज़रा सा मैं थोड़ा सा पिक्टोरियली एक ट्री बनाता हूँ आपके लिए। और यही जो अभी हमने 3 रॉड्स थी, और इस 3 रॉड्स में अभी हमने देखा कि जिसमें हमने 3 डिस्क्स थी और उसको मूव करके, अगर आपको याद हो 7 मूव्स के अंदर जो है ना फिर हमने उसको इधर मूव किया था। ये उसकी बेसिकली सूडो कोड को अगर मैं इस 3 पे ही चलाऊं तो उसकी जो बैक एंड पे जो पिक्टोरियली ट्री बनेगी, यानी बैक एंड पे ट्री जनरेट होगा, रिकर्शन ट्री भी उसे कह सकते हैं। तो रिकर्शन ट्री जो बनेगा वो कुछ यूं होगा, और इसमें वही मूव्स एंड में निकलेंगी। ये 7 मूव्स नजर गिने, 1 2 3 4 5 6 7, ये वो 7 मूव्स हैं जो अभी आपने की हैं। लेकिन वहां तो आपने सिर्फ जो है ना वो मूव्स जो हैं वो आपको मैंने सिर्फ दिखाया कि देखें ये इधर ले जाएं, वो उधर ले आए, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। तो आपने वो मूव समझ के कहा हाँ सर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि सर इसका प्रॉपर एल्गोरिथम दें, तो प्रॉपर एल्गोरिथम तो ये है जो आपको मैंने यहाँ पे दिया है। इसी एल्गोरिथम को जब आप चलाएंगे तो इससे वो जो अगली स्लाइड पे जो आपकी जो है ना ये जो ट्री जनरेट है ये हुई है नजर आ रही है, ये उसी बेसिकली सूडो कोड से ही जनरेट हुई है, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह अब हम इसको जो है ना देखते हैं कि इससे ये ट्री कैसे जनरेट हुआ है। देखिए वहां पे जो ना आपको एक ज़हन में बिठा लें कि एक कॉल है पहली जिसमें एक n रिड्यूस होता है और दूसरी कॉल में भी n रिड्यूस होता है, और उसमें जनाब पहली उसमें एंड और ऑक्सिलरी का स्वैप होता है और दूसरी कॉल में ऑक्सिलरी और बिगिनिंग का स्वैप होता है। बस ये आपके ज़हन में होना चाहिए, ठीक है ना जी। यानी पहली कॉल में आखिरी 2 का स्वैप है और दूसरी कॉल में पहले 2 का स्वैप है आपस में। अब आ जाए इस ट्री पे, जब आपने इनिशियली कॉल दी 3 के लिए तो सबसे पहले A B C आपने भिजवाया, यानी कि A रॉड
बी रॉड या सी टावर या बी टावर, ए टावर कह लें, टावर कह लें, रॉड कह लें, अंदर जो है इसकी उसको आप डिस्क्स कह लें या रिंग्स कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो जब ये आपने इसको पास ऑन किया तो सबसे पहले रिकर्सिव कॉल क्या है, ये वाली। इस रिकर्सिव कॉल के लिए आप जरा देखें जो है अगली स्लाइड पे, ये टावर एक कम हो गया 2, ठीक है ना जी, यहाँ से 2 आ गया, और आपने बिगिनिंग तो बिगिन ही रखा, यानी ये देखें बिगिनिंग 2 जो है ना ये ए है, तो बिगिनिंग तो बिगिनिंग है, लेकिन ये दोनों आपने स्वैप किए हैं, बी सी से सी बी बन गया, ठीक है ना जी, ये जो आपने किया है स्वैप, ठीक है। फिर इधर से जब रिकर्सिव कॉल दोबारा यहाँ गई तो एन जो है ना 3 से जो है ना आप क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से फिर एक रिकर्सिव कॉल जाएगी, तो वहां जाके ये 1 हो गया और ए का ए रहा, लेकिन ये दोनों फिर स्वैप हो गए, अगर आप वहां देखें अगली कॉल में। अच्छा, जब स्वैप हो गए तो अब ये यहाँ पे ये बेस केस आ गई, यहाँ रिकर्जन स्टॉप हो जाएगी, दिस इज अ बेस केस। क्यों बेस केस है, क्योंकि पीछे फंक्शन में आप देखें कि जब n 1 हो जाता है तो फिर राइट क्या करो, मूव जो एक्चुअली होगी वो बस बताओ, और मूव ये है कि आंखें बंद करके जो बिगिनिंग के टॉप पर जो एलिमेंट पड़ा है, यानी जो पहला जो आपका टावर है उसके ऊपर जो भी एलिमेंट एट द टॉप पड़ा है उसको वहां से पॉप करो और इस पे पुश कर दो एंड पे, ठीक है ना जी। तो मुझे बताइए कि बिगिनिंग और एंड, तो बिगिनिंग और एंड यानी ए और सी, तो ए से मूव करो, ये बिगिनिंग है ये एंड है, ए से जो है ना तो ये वाली मूव पहले आप करो। तो अगर आप पिछली तस्वीर में चले जाएंगे तो आपने पहली मूव यही की होगी, अगर उस मिसाल में भी देख लें जो हमने की है, कि आपने पहले देखें ए से ये जो सबसे छोटा एलिमेंट था इसको सी पे ला के आपने मूव किया था, ठीक है ना जी। तो ये इससे आपको क्या है, तो ये तो हमने ले मैंने उस तरीके से किया था ना, और वहां पे आगे जाके हम प्रॉपरली एल्गोरिथमिक शेप में इसको कर रहे हैं। तो बहरहाल अब जब आपका ये यहाँ पे मूवमेंट हो गई तो आप यहाँ से बैक ट्रैक होकर रिकर्सिव कॉल इधर वापस आई, इधर जब वापस आई तो यहाँ पे दरमियानी लाइन चलेगी ना रिकर्जन की, ये वाली लाइन, और वो भी कहता है कि बिगिनिंग और एंड जो है ना उसका मूवमेंट करो। तो बिगिनिंग एंड में क्या है, बिगिनिंग में ए है और उसमें एंड में बी है, तो ये मूवमेंट आपकी अगली मूवमेंट निकल आई इससे, यानी जो 7 मूवमेंट्स आपने की हैं वो उसकी तरतीब आपको ये दे रहा है ये रिकर्जन, ठीक है ना जी, कि किस तरतीब से आपने ये मूवमेंट सर अंजाम देनी है। और उसके बाद आप फिर ये जो दूसरी कॉल है रिकर्सिव, ये दोनों लाइनें चल गई आपकी, ये भी और तीसरी लाइन चलेगी, तो इसमें जनाब दोबारा रिकर्सिव कॉल्स जो है ना फिर चलेंगी, और ये क्या करेगा, ये 1 के लिए जाएगा, 1 के लिए जनाब ए, तो ए उसी तरह जो है ना आपका फाइनली क्या हुआ कि 1 1 है, ठीक है ना जी, और आपका जनाब आखिरी 2 जो है ना वो स्वैप हो जाएंगे, ठीक है ना जी, और जो है ना उसके बाद उसकी जो है ना सी से बी जो है ना आपकी मूवमेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब जब आपने यहां से आए पीछे, इससे पीछे यानी बैक ट्रैक हुए, तो चूंकि इसमें देखें, इसमें अब आप इस कॉल्स में ज़रा देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपका जो है ना ये ए सी बी था, ठीक है ना जी, तो यहाँ पे आखिरी 2 स्वैप हुए हैं और यहाँ पे पहले 2 स्वैप हुए हैं, वही जो 2 रिकर्सिव कॉल हैं देखें सी बी के मुकाबले में ए सी बी में आखिरी 2 जो है ना से स्वैप करके बी सी बना है, और अगली रिकर्सिव कॉल में ए सी से फिर वो सी ए बना है, ठीक है ना जी, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा कि इसमें ये 2 स्वैप्स होती हैं और इसमें ये 2 स्वैप्स होती हैं। अच्छा, जब ये हो गया तो अब आप इससे बैक ट्रैक हुए, इस कॉल में आए जहाँ से 3 से शुरू हुए थे, तो वहां पे भी जब बैक ट्रैक हुए थे तो वहां पे 3 जो 3 के लिए कॉपी थी उसकी जो ना ये पहली कॉल आप चला चुके थे, ठीक है। तो अब दरमियानी लाइन चलेगी, बिगिनिंग से एंड की मूवमेंट चलेगी इसकी, ठीक है ना जी, ये लाइन जब ये लाइन चलेगी तो ये वो मूवमेंट है कि ए से सी, यानी बिगिनिंग एंड एंड का मतलब है कि ये आपके ए के टॉप पर जो भी रिंग है या डिस्क है उसको मूव कर लें आप सी के टॉप पर, तो यहाँ से पुश, यहाँ से पॉप होगा ए से और वो सी पे जाके पुश हो जाएगा। तो ये आपको तरतीब में ये देखें मूव्स मिल रही हैं कि किस तरह मूव्स करेंगे। इसी तरह फिर आप जनाब इसकी दूसरी जो कॉल है इस पे आ जाएंगे, 3 की दूसरी कॉल पे, तो ये नीचे जो सब ट्री है ये इसी तरह ही जनरेट होगा जो 3 के लिए आपने ये ऊपर ट्री जनरेट किया है, ठीक है ना जी। तो 3 मूवमेंट्स ऊपर की, 3 नीचे की और 1 इसकी अपनी, तो ये टोटल आपके पास 7 मूव्स हो गई।
बहरहाल इसको आप जाइएगा, इसको आराम से कागज पे कीजिएगा तो आपको सारी मूव्स की तरतीब जो है वो खुद ब खुद जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये जो है इंशाल्लाह इसको फिर आप चलाइएगा। अब मैं आपके लिए इसको 4 के लिए भी चला देता हूँ आगे, लेकिन ये जो है ना, ये जो कोड आपने चलाया मूवमेंट ए से सी, तो देखें ए से सी आपके ये मूवमेंट है पहले, फिर आपने ए से बी, तो ए से बी जो है ना, आपने जो है ना ए से बी का क्या मतलब है कि ये छोटा जो है ना इसको उठा के आपने से बी में ले गए तो बी में आ गया, वो देखें ये बी में। ठीक है ना जी, उसके बाद फिर आप सी से बी जो है आपका ये है कि आप जनाब सी से आपने उठाया और उसको इधर ले आए। ठीक है जी, और ये आपके पास जनाब फिर इसके बाद ए से सी, तो ए से सी ये मूवमेंट है, एंड बी से ए, बी से सी, ए टी सी, और फाइनली आपका ये जो टावर यहाँ था वो चलने के बाद वो ये टावर यहाँ पे सी जो आपका टावर है उसमें जनरेट हो गया। तो कहने को अगर आप देखें बजाय दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम कि क्या है, एक पजल है। आप किसी बच्चे को कहें कि जनाब ये रूल्स के तहत ये करो, उसका माइंड चेक करने के लिए कि वो कितना उसका माइंड शार्प है, कि छोटे जो है ना डिस्क को वो प्लेस करता है किसी बड़े डिस्क के ऊपर, और कुछ इस तरह से प्लेसमेंट करे कि वो प्लेसमेंट ऐसी हो कि वो ये रूल कभी भी वायलेट ना हो कि टॉप ऑफ द स्टैक पे जो चीज़ पड़ी हो, या टॉप ऑफ द रिंग पे, या टॉप ऑफ द टावर पे जो चीज़ पड़ी हो, दैट इज द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है ना, और जो सबसे नीचे हो दैट इज द बिगेस्ट वन। तो ये वारल जो है इसमें इंश्योर इस कोड के जरिए हो जाता है। अब n इज इक्वल टू 4 के लिए अगर हम देखें तो n इज इक्वल टू 4 के लिए जनाब आपको ये इसी को आप चलाइएगा खुद जाके, तो ये आपके पास मूवमेंट्स आएंगी, और ये मूवमेंट आप गिन लें, ये 15 मूवमेंट्स हैं, यानी n4 हो तो मूवमेंट्स 15 है। अच्छा n3 हो तो मूवमेंट 7 है। अब वही बात है कि हमने वो रब्त पकड़ना है कि भाई ये कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ मूव्स, यानी आपको जब एनालिसिस करना होता है किसी एल्गोरिदम का, तो एल्गोरिदम के एनालिसिस के लिए आपको क्या करना होता है, आपको नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ मूव्स, ठीक है ना जी, ये गिननी होती हैं। तो अब जाहिर बात है मुझे ये रब्त जो है जोड़ना होगा कि भाई ये किस तरतीब से बढ़ रही है। ग्रोथ रेट, वो जो मैथमेटिकली हम कहते थे कि ग्रोथ रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो अभी हमारे में वो ग्रोथ रेट पे सोचना है कि वो ग्रोथ रेट क्या होगी, कि जिस ग्रोथ रेट के साथ ये बढ़ रहा है, यानी n3 होता है तो क्या ग्रोथ रेट है, फिर 4 है तो क्या है, तो वो ग्रोथ रेट जब हमें निकाल लेंगे तो वो जनाब एक हमारे लिए एक जो है ना एक वो बन जाएगा कि हम उसको देख सकेंगे और हम कह सकेंगे कि भाई ये इसका फंक्शन है, इस फंक्शन के तहत हम अगर इसको चलाएं तो फिर जो है हमारा जो है ये जो है इस एल्गोरिथम की ग्रोथ रेट ये बनेगी। तो बहरहाल अब हम इसको देखते हैं वो मूव्स का। वापस में आपको ये बहरहाल आपके लिए एक होम टास्क है कि आप इसको ये मूवमेंट्स से निकाल लेना, इसी एल्गोरिथम को चला के आप ये देखते जाना कि कैसे इसने ये 15 मूवमेंट्स या मूव्स निकाली हैं फ्रॉम दिस रिकर्सिव एल्गोरिथम विच इज़ ऑन योर स्क्रीन। अच्छा जी, अब आते हैं इसके उस पर, तो मूव्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो अगर आप गौर करें, आपके पास मूव्स जब 3 थी, जब n आपके पास 3 था तो मूव्स आपके पास 7 थी। जब n आपके पास 4 हुआ तो मूव्स आपके पास 15 थी। n जब 5 होगा तो मूव्स जो है कितनी होंगी, तो ये इस तरह से हम चलेंगे ना, 5, 6, 7 और इधर मूव। अगर ये दरमियान में जो एरो का रब्त है वो निकल आ जाए तो फिर हमें मालूम हो जाएगा, और वो रब्त जो है वो अगर आप थोड़ा सा इस पर सोचेंगे तो वो निकलेगा आपका 2 पावर n-1 मूव्स। अब देखें 2 पावर 3 इज 8, 8 - 1 इज 7, फिर यहाँ पे आइए 2 पावर 4 इज 16 एंड 16 - 1 इज 15। इसी तरह जब आप 5 करेंगे तो 2 पावर 5 इज 32 एंड 32 - 1 इज 31 मूव्स। तो आप 5 के लिए जब करेंगे तो आपको यहाँ पे 31 मूव्स मिलेंगी, ठीक है ना जी। इसी तरह जो है 2 पावर 6 इज 64, तो 63 मूव्स मिलेंगी यहाँ पे -1 करके, इस तरह से एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि आपका आज रब्त निकल आया कि n के मुकाबले में आपके पास 2n एक फंक्शन निकला है, यानी n तो ग्रो करेगा लेकिन ग्रोथ रेट ये होगी, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको शुरू लेक्चर्स में
जहां मैंने आपको थोड़े मैथमेटिकल फंक्शंस समझाए थे, डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस, कि ये लीनियर है, ये लॉगरिथमिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, तो और ये इससे हाईएस्ट डिग्री का डिग्री पॉलिनोमियल है ऑफ मोर देन 3 डिग्री, उसकी डिग्री 3 से ज़्यादा है, 4 डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 9 का पॉलिनोमियल है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे मैंने एक बात की थी कि हम जो है एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम्स जो है ना हमारे लिए बड़े ख़तरनाक हैं। वी नीड टू अवॉइड सच एल्गोरिथम्स जिसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। अब यहाँ पे मजबूरी नज़र आ रही है कि हमें मूव से पता लग रहा है साफ कि इसकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बनेगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो एन बढ़ता चला जाएगा आपकी ये मूव जो है ना बड़ी तेज़ी से इन पावर्स ऑफ 2 ग्रो करती चली जाएंगी। लिहाजा अगर मैं देखूँ तो अब नंबर ऑफ मूव्स जो आपकी निकली इस एल्गोरिथम की वो क्या है, 2 पावर n-1 जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है जी, तो ये तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मूव्स हैं। लेकिन जब इन टर्म्स ऑफ टाइम हम इसका निकालेंगे तो जाहिर बात है लोअर ऑर्डर टर्म्स 1 और इधर अगर कोई मल्टीप्लिकेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं तो वो सब भी यहाँ से चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हम कहेंगे कि जनाब यहाँ पे क्या है, थीटा ऑफ 2 पावर n इसका टाइम हमें निकल आया। लेकिन ये देखें, ये अगर आप गौर करें ना इस किस तरीके से हमने ये चीज़ निकाली है, हमने वो 3 तरीके तो अप्लाइड एज सच नहीं किए, लेकिन अगर आप गौर करें कि हमने कोई इसका रिकर्सिव एल्गोरिथम का जो है ना रिकरेंस रिलेशन जो कि ये है, इस पे मैं भी बाद में बात करता हूँ, उसको सॉल्व करके ये निकालना चाहिए था ना थीटा 2 पावर n। यहाँ पे वो 3 मेथड्स बैठे हैं दरमियान में, ठीक है, वो 3 मेथड्स इस रिकरेंस को सॉल्व करेंगे तो ये निकालेंगे ना मेरे पास। हमने वो मेथड कोई अप्लाई नहीं किया और यहाँ से इससे कोई रिकरेंस भी नहीं निकाला और यहाँ से मूव्स करके हमने हो गया। तो बेसिकली ये जो मूव्स किया तो ये आपने बैक एंड में देखें ये क्या है, ये रिकरेंस ट्री मेथड नहीं है, ये आपने बेसिकली रिकरेंस ट्री मेथड ही यूज किया, इनफॉर्मली कह सकते हैं हम। आपने उसको यूज करके इन ट्रीज को जो है ना इसको बुनियाद बना के आपने जनाब क्या किया, नंबर ऑफ मूव्स निकाल ली और नंबर ऑफ मूव्स का जो है ना रब्त n के साथ आपने जो है ना इस्टेब्लिश जो है वो किया है। लेकिन बात यह है कि रिकरेंस ट्री मेथड को आपने किया तो है, लेकिन आपको शक पड़ सकता है कि शायद मैंने ये रिकरेंस ट्री मेथड से ये टाइम सही ना निकाला हो, थीटा 2 पावर n। तो अब आप पे ये लागू हो गया, लाजिम हो गया कि आप जाके इसको इस बकिया 2 मेथड जो हमारे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और देख लीजिएगा कि अगर ये मास्टर थ्योरम से सॉल्व होता है तो फिर इसको उससे सॉल्व करके आप सोल्यूशन इसका निकालेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मास्टर थ्योरम से सॉल्व हो सकता है कि नहीं, तो वहाँ मास्टर थ्योरम जो याद करें हमने वहाँ पढ़ी थी, वहाँ पे कुछ कंडीशंस थी, ठीक है ना, कि ए शुड बी जो है ना ग्रेटर जो है ना आर इक्वल टू 1 और बी शुड बी ग्रेटर देन, वो हम ऐसी को बात की थी। अगर वो किस्सा यहाँ पर है और उसकी एक जनरल फॉर्म भी हमने पढ़ी थी, अगर उन सब पे ये एल्गोरिथम पूरा उतरेगा इसका रिकरेंस, तो तब उसको मास्टर थ्योरम से आप सॉल्व कर सकेंगे, और अगर इस पे नहीं उतरेगा तो फिर इसका मतलब है मास्टर थ्योरम वहाँ फिट नहीं बैठता, फिर आपको लाजमन सब्स्टिट्यूशन मेथड और रिकरेंस ट्री मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना जी। तो ये मेथड जो मैंने आपको कराए थे, तो इसके लिए ये नहीं है कि हमका हर मेथड हमेशा अप्लाई इजीली हो जाएगा, ये ज़हन से निकाल लें। यानी बाज एल्गोरिथम्स के लिए आप तीनों मेथड भी लगा सकेंगे, बाज के लिए शायद आपको 2 से काम लेना पड़े, लेकिन ये है कि 2 डेफिनेटली हो सकेंगे, ये आप जहन में बेशक बिठा लें कि कम से कम 3 में से 2 मेथड जरूर किसी भी रिकरेंस रिलेशन पे लगाए जा सकेंगे, और जाहिर है वो किसी रिकर्सिव एल्गोरिथम से आया होगा और उस रिकरेंस रिलेशन से आप रनिंग टाइम निकाल सकेंगे। अच्छा, अब वापस आ जाएं इस एल्गोरिथम पे। अब जरा इसकी ये बात छेड़ लेते हैं कि आपने इस एल्गोरिथम से ये कैसे निकाला है, रिकरेंस रिलेशन कैसे निकाला है। तो देखें, रिकरेंस रिलेशन तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज, हम कहते हैं टोटल रनिंग टाइम टी ऑफ एन इज इक्वल टू, हम कहते हैं इसमें कितने आपके रिकर्सिव कॉल्स हैं, 2, तो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इस ट्री में कितने हुए, 2। ठीक है, और मुझे ये बताइए ये कि अगर यहाँ पे पहले उसमें साइज n था पहले में, तो 2 रिकर्सिव कॉल जो जा रही हैं इसमें साइज कितना हो जाता है ओरिजिनल से, 1 कम। ये देखें n-1 है, यहाँ n है, यहाँ n-1 है, यानी इसका साइज भी n-1 होगा और इसका भी साइज n-1 होगा, दोनों रिकर्सिव कॉल है ना। और वो आपने ट्री में भी देख लिया, ट्री में भी समझ लिया कि ये जो ऊपर हाफ है
इसमें जनाब आपने 3 के मुकाबले में 2 भेजा था ना, और नीचे वाले हाफ में भी 2 भेजा है, तो एक n कम किया, यहाँ n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ n इज इक्वल टू 2 है, इसी तरह यहाँ भी n इज इक्वल टू 2 है। तो ये जो आपने काम किए हैं, इससे ये पता लगता है कि हमारा हर एक जो सब प्रॉब्लम है उसका टाइम क्या है, n-1, यानी 1 लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रॉब्लम। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, जब ये भी अब आपको समझ आ गई तो फिर इसका मतलब है कि इसका रिकरेंस रिलेशन में 2 सब प्रॉब्लम है, यानी a मेरे पास 2 है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हम कहते हैं ना a सब से, वो जो जेनेरिक फॉर्म है रिकरेंस रिलेशन की, उसमें a मेरा 2 निकला, और हर एक का साइज अपने ओरिजिनल का n-1 यानी एक कम है उससे। तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर हम कहेंगे कि t of n should be equal to 2 सब प्रॉब्लम्स and each one has the size 1 less than its original। ठीक है जी, और it's a recurrence relation because the function repeats itself with smaller input size, ये भी यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है जी, और अब मुझे बताइए यहाँ के यहाँ पे dn यानी डिवाइड टाइम प्लस कंबाइंड टाइम भी मुझे इसमें जमा करना होगा। तो इस एल्गोरिथम में तो भाई साहब 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं। ठीक है, डिवाइड 2 सी आउट की स्टेटमेंट्स हैं, एक ये है और ये बेस केस में है, तो इस एल्गोरिथम में पूरे में कुछ भी नहीं है। जब पूरा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे डिवाइड टाइम भी एब्सेंट है, θ1 है। ठीक है जी, और जो है ना कंबाइन का तो कोई तस्वर ही यहाँ नजर नहीं आ रहा कि बैक ट्रैक होते हुए भी आप कुछ करेंगे तो उसका रनिंग टाइम भी Cn का भी θ1 है। लिहाजा उसके लिए हम जो ना अब जब फाइनली जो रिकरेंस में लिख रहा हूं तो उसमें देख लें अब आप कि मैंने क्या कहा है कि Tn इज इक्वल टू 0 इफ n इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास टावर में डिस्क ही नहीं है कोई या रिंग ही नहीं है कोई, तो क्या टाइम आपका लगेगा? कुछ टाइम नहीं लगेगा, 0। और अगर आपके पास जो है ना टावर में n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जो है ना सब प्रॉब्लम जो है ना वो 2 में तकसीम करना पड़ेगा, और हर एक का साइज अपने ओरिजिनल साइज का एक कम है, n-1 है, और डिवाइड टाइम और कंबाइंड टाइम θ1 है। ये आपके पास आया क्या? रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब जब ये आ गया आपके पास, तो अब आप पे लाजिम हो गया कि अब आप इसके ऊपर वो 3 मेथड्स में से कोई मेथड लगाएं, क्योंकि अब आपको रिकरेंस निकालना आ गया है, इससे निकाल लिया है आपने। कंसेप्चुअली थ्योरेटिकली तो मैं रनिंग टाइम आपको निकाल के समझा चुका हूं। अब मैथमेटिकली मैथमेटिशियंस को मुतमईन करने के लिए अब आपको मैथमेटिकली या सब्स्टिट्यूशन मेथड या जो है ना मास्टर थ्योरम अगर लगता है वो आप जाके खुद देखिएगा। मैं यहाँ पे कोई आपको यानी कोई टिप या हिंट नहीं देना चाहता कि आपका दिमाग ज़रा काम करे, कि आप वहाँ जाके सोचें कि सर वाई जो है आई कैन नॉट अप्लाई लेट्स से मास्टर थ्योरम ऑन इट। अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ डिस्क्लोज कर दूंगा तो फिर आपका दिमाग सोचने पे मजबूर नहीं होगा। इसलिए आप इस पे जाके सोचिएगा कि कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसको अप्लाई करें और उसके बाद इस नतीजे तक मुंतहज हों। ठीक है ना जी, θ2 पावर n तक, और वो नंबर ऑफ मूव्स और वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। अच्छा, अब जब यहाँ आप मुंतहज हो गए तो एक नुक्ता रह गया है मजीद, छोटा सा बारीक सा नुक्ता, जो मैं आपसे पूछता हूँ। इस पे भी जाके सोचिएगा और इसका जवाब मुझे फिर दीजिएगा अगली क्लास में, जब लाइव क्लास आपकी होगी मेरे साथ, तो फिजिकल क्लास या होगी, तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसका रनिंग टाइम आपने θ2 पावर n क्यों लिखा है? आपने इसका रनिंग टाइम बिग O ऑफ 2 पावर n क्यों नहीं लिखा? आपने इसका रनिंग टाइम ω2 पावर n क्यों नहीं लिखा? थीटा लिखने का तो मतलब ये दोनों बाउंड्स भी इसमें शामिल हैं, लेकिन वाई यू आर सो मच श्योर दैट यू हैव रिटन दिस नोटेशन थीटा? वाई यू हैव गॉन फॉर एसिम्प्टोटिक नोटेशन थीटा? वाई यू हैव गॉन फॉर बिग ओ या ओमेगा नोटेशन, जो आपकी एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जिसकी तारीफ मैथमेटिकल डेफिनेशंस में बोर्ड पे आपको दे चुका हूँ। पिक्टोरियली मैंने आपको ये सारी डेफिनेशंस बता दी थी कि मैथमेटिकली बिग ओ का क्या मतलब होता है, थीटा का क्या मतलब होता है और ओमेगा का क्या मतलब होता है। तो इस पे भी आप जाके सोचिएगा कि मैंने डायरेक्टली ये थीटा पे मैंने कैसे एकदम कंक्लूड कर लिया। ठीक है,
इसके भी दो मुमकिन जवाब है। एक कंसेप्चुअल जवाब आप भी दे सकते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट को मुतमईन करने के लिए, वो उसको एक्सेप्टेबल होगा अगर आप दे देंगे, और एक ये कि मैथमेटिकल जवाब होगा जो मैथमेटिशियन को मुतमईन करने के लिए होगा। तो हमने कहा था ना कि ये कोर्स बेसिकली ब्रिज है बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। आपने दोनों बंदों को मुतमईन करना है इस कोर्स में, ठीक है ना जी। सिर्फ एक बंदे को मुतमईन नहीं करना, आपने ब्रिज बनाना, ये पुल का किरदार अदा कर रहा है आपका ये कोर्स। तो आपने इसमें दोनों का जो है ना ध्यान रखते हुए आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है, जो कि दोनों को इक्वली एक्सेप्टेबल हो। तो बहरहाल ये बातें मैं पहले भी कर चुका हूं और अभी भी आप इसको जो है इसी तरह से लेके इस पे सोचिएगा। अच्छा जी, दैट्स इट। तो ये आपका टावर्स ऑफ हनोई का प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया। इन सारे इश्यूज पे जाके आप सोचिएगा, फिर मुझसे जो है ना अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप अगली दफ़ा पूछ सकते हैं। ये एक नॉन क्रेडिट असाइनमेंट है, ये आप इसको देखिएगा ज़रा जाके कि ये जो मैंने बात की है कि ये इम्प्रैक्टिकल एल्गोरिदम होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिन एल्गोरिदम्स की होती है, जिसमें ये एक टावर्स ऑफ हनोई भी है। तो आप ये जो 3 लाइनों का, हालांकि 3 लाइनों का कोड है, अब आप मुझे बताएं ना, 3 लाइनों की 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं, लेकिन ये जो है ना आपकी सिस्टम की धजियां बखेरेगा। जरा जाके इसको कोड को जरा चलाइएगा, इसको जरा, इस कोड को जरा, सूडो कोड है ना, इसको आप C++ के कोड में बना लीजिएगा। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो बिगिनिंग है ना, इसकी जगह सी आउट लिख के इसको प्रिंट करें, इधर भी सी आउट करें। ये 2 रिकर्सिव कॉल हैं और 2 इफ्स हैं। अच्छा, इन 2 इफ्स इसको करें और यहाँ पे एक मिनट का स्लीप दे दें, स्लीप या 1 सेकंड का पॉज दे दें, ठीक है, हर प्रिंटिंग से पहले, इस प्रिंटिंग से और इससे। ये इसलिए कि हमने वो शुरू में प्रॉब्लम कहा था ना कि ज़्यादा अगर रॉड मूव होगा तो 1 सेकंड तकरीबन लगेगा। तो आप 1 सेकंड का पॉज दे के ज़रा देख लें। अब आप मुझे बताएं कि जब आप ये 1 सेकंड का पॉज देंगे ना, ठीक है ना जी, तो हम कहते हैं कि 1 सेकंड एक जो है ना मूव आपका लेता है, और 1 सेकंड का पॉज जब आप देके देते हैं तो कितनी मूव्स थी, अब 2 पास 64। तो मैंने आपके सामने, अगर मिसाल के तौर पे किसी ने आपको 64 जो है ना डिस्क्स दे दी या रिंग्स दे दी, तो फिर इतनी मूव्स का ज़हन में सोच लो और इतने सेकंड्स का सोच लो। और इतने सेकंड्स का सोचने का मतलब है कि फिर आप सोच लोगे ये ATM मशीन तो बहुत अच्छी है, अगर आपको 2 घंटों में पैसे दे देगी, ये आपको शायद इतने सालों में भी जवाब न दे सके। लेकिन बहरहाल ये है कि ये मैं सिर्फ इस आपसे सिर्फ इसलिए इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ कि आप इसको जाके ज़रा देखिएगा और 1 सेकंड का पॉज दे के इस इफ के दरमियान 2 रिकर्सिव कॉलों के दरमियान ये देखिएगा। तो रात के खाने पे आप इसको जाके लगा दीजिएगा, तो सुबह आप उठेंगे ना नाश्ते तक, तो इसका आउटपुट चल रहा होगा। तो ये आपको ज़रा मैं फील करवाना चाहता हूँ कि इस तरह के कुछ एल्गोरिथम्स भी हमारे पास हैं, हालांकि बजाय वो 2-3 लाइनों के एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन ये है कि वो प्रैक्टिकली मेरे लिए इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है ना जी। यानी उसको मैं यूज नहीं कर सकता इसकी असल फॉर्म में, असल हालत में, उसको जो है ना मुझे रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो ये एक चीज़ है सिर्फ बावर कराने के लिए, आपको फील करवाने के लिए कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज वेरी सीरियस मैटर इन दिस कोर्स या इन कंप्यूटर साइंस। यानी कि किसी भी ऐसे एल्गोरिथम जिसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसकी बनती हो, उसका रनिंग टाइम जाता हो, उसकी ग्रोथ रेट उसमें जाती हो, तो इसका मतलब है कि दिस इज काइंड ऑफ नॉन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। हमें उसके एक्सेप्टेबल सोल्यूशंस की तरफ जाना होगा। और वो जैसे मैंने बात की कि कुछ हमारे पास एल्गोरिथमिक टेक्निक्स हैं जो उसमें से कुछ को ले भी जाती हैं। मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे एक प्रॉब्लम आ रहा है, जब DP अप्रोच पे हम स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का एक प्रॉब्लम आएगा, उसके फिर मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे भी इसका जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसकी ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम से निकलेगी। लेकिन क्योंकि वो स्ट्रैटेजी अभी आपको मैंने पढ़ाई नहीं है, वहां मैं पढ़ा दूंगा, और उसके बाद मैं जब उस स्ट्रैटेजी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो आप देख लेंगे कि उसकी ग्रोथ हो जाएगी क्या, क्वाड्रेटिक। तो कहाँ क्वाड्रेटिक ग्रोथ और कहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना जी। तो बहरकैफ ये आपकी जनाब हुई टावर्स ऑफ हनोई का मौजू। ये सिर्फ आपको ये फील करवाना था कि कैसे जो है ना हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एल्गोरिथम जो है वो एक्सेप्टेबल रियल लाइफ में नहीं होते। उसको बेहतर बनाने के लिए बहरकैफ हमें सोचना चाहिए, और हम सोचते हैं, और समटाइम्स हम उन मसलों को रिजॉल्व भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना लेक्चर जो है 1 घंटा तकरीबन रफली जो है अभी
हो जाएगा। तो मैं अभी स्विच करता हूँ सॉर्टिंग के 2-3 एल्गोरिथम्स पे। सिलेक्शन सॉर्ट और एक्सचेंज सॉर्ट और बबल सॉर्ट वगैरह ये हमने पढ़ी थी, और कुछ और भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मैंने शायद आपको कराए थे। मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम और इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम तो इस कोर्स में हमने नया एल्गोरिथम एक पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि उसका एनालिसिस हमें मकसूद था, और उसकी एनालिसिस में कुछ ट्रिक्स थी, वो ट्रिक्स भी हमने सीखनी थी, ताकि उस तरह के एल्गोरिथम अगर रियल लाइफ में कहीं दोबारा हमें आए तो वो ट्रिक्स हमें आ जाएं, और वो ट्रिक्स हम फिर उस पर अप्लाई करके जो है उसका रनिंग टाइम भी निकाल सकें। बाय सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो दैट वाज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। वो क्या कहता था, अगर आपको याद हो कुछ, तो आप ये अगर लिस्ट सामने आपके हैं, अगर ये इसको आप लिस्ट को कान से पकड़ते हैं 67 को, तो आप इसको 33 से कंपेयर करते थे। अगर तो छोटा है तो स्वैप कर देते थे यहाँ पे, फिर 33 यहाँ आ गया, उसको 21 से कंपेयर करते थे। अगर वो छोटा है तो 33 से इसको स्वैप कर देते थे। फिर 21 यहाँ है, उसको 84 से कंपेयर किया, नो स्वैप। फिर 49 से नो स्वैप, 2150 नो स्वैप, 2175 नो स्वैप। तो आप अगर गौर करें तो आपके जो है 21 एक एलिमेंट आपका सॉर्ट हो चुका हुआ है, n-1 एलिमेंट सॉर्ट अभी तक नहीं हुए। ठीक है, यानी एक पास आपने एल्गोरिथम का लगा लिया है, एक इटरेशन लूप की आपने जो है ना पूरी कर दी है इस पे। तो अब अगर इसके एल्गोरिथम का रनिंग टाइम हम गिनने लगेंगे, तो मुझे बताएं ये कि आपने एक एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशंस की, n-1 कंपैरिजंस की है ना, इफ लगी होगी, फॉर के अंदर जो है ना वो कंपैरिजन की होंगी। अगर स्वैपिंग होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो ये सिचुएशन लेट से बन जाएगी कि सॉर्ट हो गया, ये नंबर अपनी जगह सही आ गया। अब अगला आपका पॉइंटर ये लेट से यहाँ था, अब पॉइंटर मूव हो गया यहाँ। अब 33 को आप पिवट पोजीशन बना के इसका जो है ना आप आगे सबसे पूछेंगे इसको जो जो स्वैप होगा। तो ये भी जाएगा, इससे पूछेगा नो स्वैप 33 84 नो स्वैप 34 49 नो स्वैप 50 नो स्वैप 75 नो स्वैप। आप मुझे बताएं ये कितने एलिमेंट्स हैं, n-2, क्योंकि दो तो ये शुरू में रह गए। अब अगला एलिमेंट सॉर्ट करने के लिए आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, n-2, ताकि ये भी सॉर्ट हो जाए दूसरा एलिमेंट। पहला एलिमेंट सॉर्ट करने के लिए ऊपर आपने कितने किए थे, n-1 कंपैरिजन, और उसको आपने अपनी जगह प्लेस कर दिया। दूसरे एलिमेंट को जब आपने सॉर्ट करने की कोशिश की तो उसके लिए आपने n-2 कंपैरिजन किए अगले एलिमेंट से, और उसको भी प्लेस कर दिया। और जब आप इसी तरह तीसरा करेंगे फाइनली, तो तीसरे के लिए इसका मतलब है कि n-3 कंपैरिजन आपको करने पड़ेंगे सॉर्ट करने के लिए। चौथे के लिए n-4 करने पड़ेंगे, और आखिरी जो दो रह जाएंगे उनका एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो चलते 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 1 तक आप पहुंच जाएंगे, और चलेंगे आप कहां से, ऑलमोस्ट n-1 से। ठीक है, तो ये आपके टोटल कंपैरिजन बने। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज को जरा सा देख के इसको मैं कहता हूं, इसको मैं जमा कर देता हूं, तो पढ़ें जी इसको। 1 on the second pass, second element is compared with n-2 elements following it, and so on, and so the total of this much comparison are required for any list. तो ये वो सीरीज बन गई जो मैथमेटिकल सीरीज मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में करवाई थी। एक सीरीज थी, आपको याद करें कि 1 + 2 + 3 + 4 टिल n जो होता है, ये n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। याद है जी? होता है। लेकिन ये सीरीज जमा जो हम कर रहे हैं कि इसके इतने कंपैरिजन, पहले एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए इतने कंपैरिजन, दूसरे को इतने, जो अभी मैंने पिछली स्लाइड भी सारी बातें आपको यहाँ समझाई है ना, कि पहले एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए n-1, दूसरे को सॉर्ट करने के लिए n-2, तीसरे को सॉर्ट करने के लिए n-3 एंड सो ऑन, तो आखिरी के लिए सॉर्ट करने के लिए सिर्फ वन कंपैरिजन, एक कंपैरिजन। तो अब मुझे बताइए कि ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस टिल टिल टिल, ये सीरीज कहां से कहां तक जा रही है? ये सीरीज तो अगर आप गौर करें, ये 1 + 2 + 3 से लेके n-1 तक जा रही है। ठीक है,
जब n-1 तक जा रही है तो अब आप इस फॉर्मूला में जब यहाँ n था तो यहाँ n पुट किया और यहाँ भी n पुट किया क्योंकि n तक जा रहा था। अब अगर n-1 तक है तो इस जगह पर n की जगह पर आप n-1 पुट करेंगे इस जगह पर। ठीक है, और n+1 n की जगह n+1 किया है तो n-1 के साथ जब एक +1 किया जाएगा तो वो रह जाएगा n डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह ही तो अब इससे क्या सीरीज बनी, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि इस सीरीज का जवाब बनता है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी ये जो मैंने काम किया ये क्या किया है कि आपको जनाब ये जो सीरीज थी, यानी इसको मैं अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा दूं जरा सा, कि व्हाइट बोर्ड पे हम देखें कि हम कहते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 n = n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये n अगर n यहाँ है तो यहाँ n एज इट इज लिखा हुआ है और यहाँ भी n। अब अगर पुट n = n-1 कर दें इसमें तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसकी जगह n-1, ठीक है, और फिर इसकी जगह भी n-1 इंटू इसकी जगह भी n-1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सीरीज इक्वल हो जाएगी किसके, ये इसका कटा हो गया, n रह गया n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। बात समझ आई है? ये इस सीरीज का, तो इतने ही तो टोटल कंपैरिजन आपको चाहिए थे और ये सारे कंपैरिजन आपने जमा कर लिए तो ये आपके पास जवाब आ गया। ये आपके पास जनाब ग्रोथ रेट आ गई किसकी, जो सिलेक्शन सॉर्ट आपने अभी किया है, ठीक है ना, तो ये उसकी ग्रोथ रेट आपके पास आ गई। तो ये बेसिकली वो चीज है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे इस स्लाइड में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब इफ यू गो लाइक दिस, तो अगर आप इस सबको ऐसे कर लें तो दिस इज, इसको खोल लें इसकी ब्रैकेट को, n² - n डिवाइडेड बाय 2, तो इट्स इज 0.5n² माइनस 0.5n। तो अभी आपने क्या कहा था, इग्नोर मल्टीप्लीकेटिव कॉन्स्टेंट्स, मल्टीप्लीकेटिव कॉन्स्टेंट्स इग्नोर कर दिए, एंड ये इसको आप क्या कहते थे, लोअर ऑर्डर टर्म्स। तो मुझे बताइए कि पीछे क्या रह गया, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल स्क्वायर रह गया। तो हमारे पास जो ग्रोथ है वो इसकी क्या आ गई, n², एंड द रनिंग टाइम ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट बिकम्स ऑर्डर ऑफ n²। अच्छा, अब वही बात है कि ये सवालात आपके जहन में जो है ना बार बार आने चाहिए खुद, और जवाब भी आने चाहिए। वाई अगेन आई हैव नॉट रिटन θn², why I have not written omega n², why I have written only big O n²। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर big O n² मैंने लिखा है तो इसका जवाब θn² नहीं हो सकता, ये इसका मतलब नहीं है। मतलब ये सही जवाब है लेकिन कोई दूसरा भी सही हो सकता है, और ऐसे मुमकिन है कि यही सही हो दूसरा सही ना हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपने इसको इस इश्यू को खुद अपने जहनों में इन बातों को जो है रिजॉल्व जो है वो करना होगा। अच्छा जी, एक और एल्गोरिथम भी देख लेते हैं, वक्त हमारे पास है। एक्सचेंज सॉर्ट, जिसको आपने अपने वक्त में बबल सॉर्ट भी कहा था, ठीक है। बबल सॉर्ट जो है वो अगर आपको याद करें तो वो कुछ इस तरह करता था, वही लिस्ट है ये। वो कहता ये था कि पहले इन दोनों का कंपैरिजन करो, इसमें जो छोटा है उसको इधर ले आओ और बड़े को इधर ले आओ, तो ये 33 और 67 बन जाएगा। फिर इसका और इसका आपस में कंपैरिजन करो तो वो 21 इधर ले आएगा और 35 इधर ले जाएगा। फिर 33 और 84 का स्वैप करो तो देयर इज नो स्वैप। फिर 84 और 49 का यस स्वैप, तो 84 यहाँ हो जाएगा, 49 यहाँ आ जाएगा। फिर 84 और 50 का स्वैप, यस स्वैप, 85 यहाँ 84 यहाँ।
फिर 84 और 75 का स्वैप, तो यहाँ 75 और यहाँ 84, तो फाइनली आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू इस लोकेशन पे आ जाएगी। यानी सिलेक्शन सॉर्ट के ये उलट है। सिलेक्शन सॉर्ट में एक पास यानी n-1 कंपैरिजंस करने पे आपका स्मॉलेस्ट इज एट प्लेस, एट राइट प्लेस हो जाता है, पहुंच जाता है। और जो एक्सचेंज सॉर्ट या बबल सॉर्ट में आपने n-1 ये जो कंपैरिजन की है ना, ये भी 1 2 3 कंपैरिजन हुए तो n-1 एलिमेंट्स है नहीं है, और फाइनली ये जो है ना अपनी जगह सही आ गया है 84। तो इसमें भी n-1 कंपैरिजन हुए, इसमें भी n-1 कंपैरिजन जब हुए तो ये यहाँ पे आके सॉर्ट जो है ना हो गया। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें उलट है कि इसमें थोड़ा सा आपको, यानी अगर सबसे बड़ा आपका जो है ना एंड पे आ चुका है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये, तो अब अगली दफा आपको लिस्ट 1 से लेके n-1 एलिमेंट्स तक चलानी होगी कंपैरिजन, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो अब जाहिर बात है जब n-1 के बजाय अब n-2 कंपैरिजन होंगे ना, एक तो निकल गया, और फिर फाइनली जो सबसे बड़ा होगा वो यहाँ आ जाएगा। अगली दफा फिर जब आप इससे पिछले वाले इसने लिस्ट को करेंगे तो उसके लिए तो n-3 कंपैरिजन आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब अगर आप गौर करें कि इसमें भी प्रैक्टिकली जो आपके पास कंपैरिजन हो रहे हैं वो उसी ऑर्डर में हो रहे हैं जिस तरह उसमें हुए थे आपके सिलेक्शन सॉर्ट में, लेकिन उसमें इसमें सबसे पहले n-1, ठीक है ना जी, उसी तरह ही n-2 प्लस n-3 प्लस चलते 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 आखिर में एक कंपैरिजन, तो सीरीज तो इससे वही बनेगी। अगर आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे मुझसे तो दोनों सूरतों में सीरीज इज सेम, ठीक है, लिहाजा बजाय तो लगता है कि इसका टाइम सेम होगा, ठीक है। सो द वर्स्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट वो कहता है अकर करता है कब, when the list elements are in reverse order, because in this case only one item, the largest item, is placed correctly on each pass through the list, ठीक है। On the first pass through, the n-1 comparisons and interchanges are made and only the largest element is correctly positioned। ये पहले पास के नतीजे में जो भी मैंने बात की, और फिर उसके नेक्स्ट पास में वो कहता है कि n-2 comparisons होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब वो फाइनली कहता ये है कि अगर आप जाते जाते जाएंगे तो इसमें भी आपके कंपैरिजन तो उतने ही निकले, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 टिल 1, और अब आपका जनाब ये जो है n-1 डिवाइडेड बाय 2 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस n बाय 2, और आपका जनाब सिरे से वही सोल्यूशन यानी वही इक्वेशन इससे निकल आई। और इसमें जो डोमिनेट कर रहा है आपका वो कौन सा जो है ना वो काम कर रहा है, यानी डोमिनेटिंग जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक। तो इसका रनिंग टाइम भी आपका जो है क्वाड्रेटिक इन नेचर आ रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट द बबल सॉर्ट के। अगर आप देखें तो इसका प्रैक्टिकली अगर आप रनिंग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम हुआ है। सिलेक्शन सॉर्ट का क्या आया था, सिलेक्शन सॉर्ट का ये, चले मैं जरा इसको रेज करता हूँ सबको जी। अब तक जो आपने पढ़ा है मैं वो पूछता हूँ आपसे जी, आपका अभी जो आपने पढ़ा है सिलेक्शन सॉर्ट उसका रनिंग टाइम आया ऑर्डर n स्क्वायर, ठीक है। बबल सॉर्ट पढ़ा उसका भी ऑर्डर n स्क्वायर। इससे पहले आपने मर्ज सॉर्ट पढ़ा था उसका रनिंग टाइम याद करें, थीटा n log ऑफ n निकला था, ठीक है। और इंसर्शन सॉर्ट का क्या टाइम आया था, हाँ जी, इंसर्शन सॉर्ट की ग्रोथ जो है ना 2 डिफरेंट निकली थी। याद करें बेस्ट केस उसका था कि ओमेगा n, और वो फॉल्स बिटवीन, हमने कहा था इट्स ऑर्डर n स्क्वायर। यानी अगर तो बदतरीन केस होगा तो वो इंटेलिजेंट है वो एल्गोरिथम, बदतरीन केस में वो उसकी ग्रोथ रेट जो होगी वो ऑर्डर n स्क्वायर होगी, और बेहतरीन केस में
जो है ना उसकी जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगी, ओमेगा एन लीनियर। और लीनियर अब तक इन तीन चारों में सिर्फ जो है ना इंसर्शन सॉर्ट की निकली है। तो इंसर्शन सॉर्ट की इंटेलिजेंस जो है वो कुछ फायदा हमें कभी कभी दे सकती है, ठीक है ना जी, बनिस्बत बाकी एल्गोरिथम्स के। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं इन सब को ज़हन में रख के, तो ओवरऑल सबसे ग्रोथ रेट सबसे कम किसकी है इन ऑल केसेस, वो है मर्ज सॉर्ट की। देखिए मर्ज सॉर्ट की ग्रोथ क्या है, थीटा एन लॉग ऑफ एन। तो ये कम से कम इस लिहाज से अच्छा एल्गोरिथम है अब तक का जो हमारा नॉलेज है, ठीक है। मैंने अभी और सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको नहीं कराया, वो शायद में भी मैं आपको कराऊं, या मैं एक रिकॉर्डिंग और करूंगा सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर पूरी। वो आपकी मर्जी है, आप उसको देखना चाहें नहीं देखना चाहते। लेकिन एमएस स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, मास्टर स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं कुछ एल्गोरिथम्स जो है ना इजाफी भी करवाऊंगा उनको। लाइक कुछ नाम मैं लिखता हूँ, शेल सॉर्ट मैं उनको कराऊंगा, एक बकेट सॉर्ट, ठीक है, दैट वी विल बी डूइंग। फिर हमारे पास एक होता है रेडिक्स सॉर्ट, ये भी मैं उनको करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो उस और शायद कोई एक आध दो एल्गोरिथम और भी होंगे, तो उस की जो एनालिसिस है, उनके एनालिसिस वो भी मैं फिर उधर करवाऊंगा। अब आपके कोर्स में सिर्फ हम यहाँ तक महदूद रहेंगे, जो आज का आपका ये लेक्चर है, सिर्फ ये अब तक ये जो मैंने कराए हैं, या आगे आपको वो मैं कराऊंगा। लेकिन ये कुछ एल्गोरिथम मैंने स्पेसिफिकली एमएस स्टूडेंट्स को करवाने हैं एडिशनल, और उनकी रिकॉर्डिंग भी होंगी। तो बाद आपकी मर्जी है, आप सुनना चाहें तो वो आप सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं होंगे वो आपके। और जो है तो अब तक का आपका जो नॉलेज है, तो उसमें आपको इन जनरल आपको लगेगा ये कि मर्ज सॉर्ट जो है ना, ये वाला थीटा एन लॉग ऑफ एन, ये इन ऑल केसेस इसकी ग्रोथ रेट एन लॉग ऑफ एन से कभी भी नहीं ज्यादा होगी। और एन लॉग ऑफ एन हमने पता है कि इट्स फार बेटर देन एन स्क्वेयर, जो कि सिलेक्शन से भी बेहतर हो गया, एक्सचेंज या बबल सॉर्ट से भी, और जो इंसर्शन सॉर्ट का बदतरीन केस है उससे भी ये जो है ना फंक्शन बेहतर है। तो ठीक है, अब इंसर्शन सॉर्ट के अपने फायदे हैं जो कि मर्ज सॉर्ट के नहीं है। मसलन इंसर्शन सॉर्ट को अगर आपने सॉर्टेड लिस्ट दे दी और आपको कहा कि सॉर्ट करो, तो ज़ाहिर है फिर वो मर्ज सॉर्ट से बेहतर हो जाएगा। लेकिन मर्ज सॉर्ट तो ब्लाइंड है। ब्लाइंड एल्गोरिथम मैंने कहा था वो एल्गोरिथम होते हैं जो डाटा की नेचर पे को नहीं समझ पाते, बस वो लगे होते हैं आंखें बंद करके, जनाब वो स्वैपिंग कर रहे हैं, इफ देन एल्स और इफ में जा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि डाटा मुझे आया, इन्होंने पहले से एडवांस में कोई सॉर्टेड तो कहीं नहीं दे दिया हुआ। ये इंटेलिजेंस आपकी हमने बात की थी, ये सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस इंसर्शन सॉर्ट के पास है, ठीक है। अच्छा, कुछ ब्यूटी हमें मिलेगी शेल सॉर्ट में भी, क्योंकि शेल सॉर्ट जब मैं कराऊंगा एमएस के स्टूडेंट्स को, तो वहां पे बात करूंगा कि ये अपने बैक एंड पे इंसर्शन सॉर्ट को भी यूज करता है। तो बाद वो उससे कैसे फायदा उठाता है, वो उसकी वही इंटेलिजेंस से फायदा उठाने की कोशिश करता है, और जिसकी बुनियाद पे एक नया एल्गोरिथम फिर जो है ना कंप्यूटर साइंस के लोगों ने इसके लिए लिखा है, ठीक है जी। तो जनाब ये आपको कुछ बेसिक्स आज मैंने कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी करा दिए, टावर्स ऑफ हनोई का प्रॉब्लम भी आ गया। तो इंशाल्लाह आप इसको जाके देखिएगा, सुनिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए इस लेक्चर के बारे में, तो फिर मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो आप पूछिएगा, ठीक है जी। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे अब आप इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।